वेलकम टू एग्जाम सर स्टडीज। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय विज्ञान शिक्षण को। ये विषय आपका 25 नंबर का आता है, यानी कि हम भी आपकी तैयारी 25 की 25 पूरी करा रहे हैं, यानी कि हमारा टारगेट है आपको 25 में पूरे नंबर दिलाना। हमने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को रखा है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा हम और भी वीडियो डाल चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा सारी वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा भैया है, अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करेंगे अयस्क के बारे में तो भैया ये क्या होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से अयस्क होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक हमारा होता है ऑक्सीकृत अयस्क। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं भैया आपका आता है क्या, सल्फेट आता है, आपका क्या सिलिकेट भी आता है, और आपका कार्बोनेट भी आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है हमारे ऑक्सीकृत अयस्क के अंतर्गत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर देख लेते हैं इसका पॉइंट क्या नेक्स्ट दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है भैया हैलाइड के बारे में, यानी कि एक अयस्क होता है हैलाइड। जो तत्व होते हैं कौन से होते हैं, हैलाइड वाले तत्व के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे होते हैं Ag हो गया, K हो गया, यानी कि जिसे पोटेशियम बोल सकते हैं, हमारा Mg हो गया, Na हो गया, और Al हमारा जो एल्युमिनियम हो गया। ये हमारे क्या हैं, ये हैलाइड अयस्क के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। यानी कि धातु निष्कर्षण है, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका मतलब भैया होता है अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण करना धातु निष्कर्षण कहा जाता है। यानी कि जो तत्व हैं हमारे, जैसे कि लोहा है, नीचे से जब जमीन से निकाला जाता है तब वो शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध बनाने के लिए एक निष्कर्षण विधि होती है। वही विधि जो हमारी होती है क्या कहलाती है, वही विधि कहलाती है भैया धातु निष्कर्षण विधि। चाहे हमारा चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे कॉपर हो, सभी का निष्कर्षण किया जाता है, तभी उसमें अशुद्धियां अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। अब बात आ गई भैया किसकी, चुंबकीय पृथक्करण विधि की। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था धातु निष्कर्षण के बारे में। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। यानी कि पहले जो चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं ना, उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अनुचुंबकीय भी होते हैं, उसमें चुंबकीय भी होते हैं। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए चुंबकीय पदार्थों को, यानी कि हमें अनुचुंबकीय को अलग करना पड़ता है, और चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की जो विधि होती है उसी विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रगलन धातु क्या है, यानी कि प्रगलन क्या है। प्रगलन धातु निष्कर्षण एक विधि है। प्रगलन क्या है, प्रगलन जो भैया है धातु निष्कर्षण की एक विधि है, यानी कि धातुओं को शुद्ध तरीके से प्राप्त करने की जो विधि होती है वो हमारी प्रगलन कहलाती है। यानी कि धातुओं की अशुद्धियों को दूर करना ये प्रगलन विधि द्वारा किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। क्या सी विधि है भैया, जल धातु निष्कर्षण विधि। ये बहुत बार आपकी पूछी गई है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अपेक्षित अवक्षेपित हो जाती है। क्या दिया इसमें कि यह विधि सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है, और इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। यह हमारी हो जाएगी जल धातु निष्कर्षण विधि हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी विधि क्या है। विद्युत अपघटनी विधि की अगर बात करेंगे दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
उच्च विद्युत धनात्मक की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचायकों के द्वारा नहीं होता। आगे देख लेते हैं, इनका विद्युत अपघटन भी जल्दी विलयन में नहीं किया जाता, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। ये हमारी इसका परिभाषा हो जाएगी, किसकी? विद्युत अपघटनी विधि है हमारी हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? जो खनिज निकाले जाते हैं जमीन से भैया, इनका वर्गीकरण किन किन वर्गों में किया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो हमारा पहला इसमें दिया है 3 वर्गों में जो किया गया है। पहला इसमें है धात्विक खनिज। कौन से? जो धातुएं हैं उनको एक तरफ बांट दिया गया है, और दूसरा हमारा हो गया अधातुएं, यानी कि उन्हें अधात्विक खनिज बोल दिया गया। और तीसरा हमारा हो गया खनिज ईंधन, यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल जैसे पदार्थ हो गए, ग्रीस है, ये हमारे पेट्रोलियम ईंधन के अंतर्गत आते हैं या खनिज ईंधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनको 3 चरणों में भैया बांट दिया गया है। कौन से चरण हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? अगर बात करेंगे फेन प्लवन विधि की, तो भैया इसमें क्या होता है, इसका नियम है कि इस विधि में हल्के, कौन से हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन आपका आएगा विकल्पी में आ सकता है या अति लघुत्तरी में आएगा भैया, कि फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्क किया जाता है, इसमें दिया जाएगा। बता देंगे साफ साफ कि भैया क्या हल्के अयस्कों का किया जाता है। किसका? हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, वो हमारी फेन प्लवन विधि कहलाती है। चलिए अब जान लेते हैं मेंडलीव की सारणी के बारे में, और इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं। इनके लक्षणों की अगर बात करें, चलिए देख लेते हैं इनके कौन कौन से लक्षण इसमें दिए गए हैं। पहले लक्षण की अगर बात करें दोस्तों, पहला दिया है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की अवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में होती है। क्या मतलब? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, यानी कि उनका जो द्रव्यमान है आरोही क्रम रहेगा, क्या रहेगा? परमाणु द्रव्यमान का रहेगा, ना कि क्रमांक का। चलिए दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं। पॉइंट क्या दूसरा दिया है, एक समूह में स्थित तत्वों की गुण समानता होती है, यानी कि एक समूह में जो तत्व होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। किसमें? उनके गुणों में समानता पाई जाती है। सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। जो रिक्त स्थान हैं जो सारणी में छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि उनकी आवर्त सारणी में, तो उनके रिक्त स्थानों को पहले ही बताया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? अगर बात करेंगे वर्ग क्रमांक के बारे में, तो दिया इसमें है कि वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। क्या होता है? वर्ग क्रमांक से भैया तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है? अगर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो जान लेते हैं इनकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें दी हुई हैं। विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो एक ही क्या है, एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। किसमें होता है? भौतिक एवं रासायनिक गुणों में। चलने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अगर बात करेंगे आवर्त सारणी में आवर्तों की, तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने? कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त आप याद रखेंगे, टोटल 7 आवर्त होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं? अति लघु आवर्त में भैया केवल 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? केवल 2 तत्व होते हैं। केवल 2 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? अगर दीर्घ की बात करेंगे तो भैया इसमें 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं, यानी कि इसके चौथे एवं 5वें आवर्त में 18
तत्व होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई दो लाभ बताइए। अगर इनकी लाभ की बात करेंगे तो हमारा पहला लाभ क्या हो जाएगा, पहला दिया इसमें है कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, यानी कि किसी भी केमिकल का, किसी भी गैस का आप या किसी भी धातु का सही परमाणु भार निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट दिया है नए तथ्यों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, यानी कि इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इसमें आप नए तत्व भी रख सकते हैं, उनका रिक्त स्थान भी छोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष बताइए। अगर दोषों की बात करेंगे तो भैया देख लेते हैं। दोष हमारा इसमें पहला क्या दिया है, असमान तत्वों को एक साथ रखना, यानी कि इन्होंने कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख लिया है जो कि एक गलत है, जिसको हमें दोष की तरफ दिखाता है। समान तत्वों को अलग अलग रखना, कुछ ऐसे तत्व हैं समान हैं उनको अलग अलग रख दिया, यानी कि कुछ तत्व हैं जो इधर रख लिए गए हैं लेकिन कुछ तत्व समान जो हैं वो इधर रख दिए गए हैं, जो कि ये दोष को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट दिया है कि दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान, यानी कि ऐसे हैं तत्व जो दुर्लभ यानी कि ज्यादा नहीं पाए जाते लेकिन उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत इजी है, चलिए इसको ध्यान से समझ लेते हैं। धातु और अधातु के बारे में आपको बताना है, चलिए इसको समझ लेते हैं। धातु क्या होता है, कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व धातु होते हैं, यानी कि कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व धातु होते हैं, ऐसे समझ लो, यानी कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर सकते हैं। जिन धातुओं में यानी कि जिन चीजों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है वो धातुएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है वो हमारी अधातुएं कहलाती हैं। इसमें यह हो जाएगा अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व अधातु होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित ज्यादा अच्छे से नहीं किया जा सकता, वो हमारी अधातुएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो इन्होंने बनाई थी भैया, इसका संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था। अगर इसकी बात करें तो भैया ये किया था किसने, मोसले ने किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया था। किसने किया था, मोसले ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सरल धारा किसे कहते हैं। सरल धारा की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे सरल धारा यानी कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि हमारा सरल धारा कौन सी होती है, घर में बैटरियां पाई जाती हैं, बैटरी आपका इन्वर्टर होता है, यानी कि सेल जो होते हैं जो हमारी डीसी करंट होता है, उसमें कौन सा डीसी करंट होता है, लेकिन जो हमारे घर में विद्युत आती है, बिजली आती है ना, उसमें कौन सा होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है जिसे हम एसी कहते हैं। तो हमारा स्थायी धारा कौन सी होती है, डीसी होती है। डीसी जो होती है एसी से ज्यादा खतरनाक होती है, यानी कि डीसी जो होती है ज्यादा खतरनाक मानी जाती है और एसी कम मानी जाती है। तो इसके उदाहरण भी दिए हैं, सेल हो गया आपका, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो हो गई, यानी कि जो बैटरियों से प्राप्त होती है वही आपकी क्या होती है, डीसी होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गई आपकी विद्युत धारा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत धारा के स्रोत, विद्युत धारा के स्रोत कौन से, इसके भी सेल, एसी के भी सेल आते हैं। एक जनित यानी कि जनरेटर हो गया। जनरेटर आपने शादियों में बहुत सारी जगह देखा होगा, बैंकों में भी यूज होता है, यानी घर में भी लोग यूज करते हैं। वो किसका बनाता है, वो भैया एसी बनाता है। क्या निकालता है, वो एसी करंट निकाल के देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में, चलिए जान लेते हैं। एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या दिया है कि एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है, अगर आप प्रयोगशाला में गए होंगे 12th में, हाई स्कूल में, तो आपने प्रयोगशाला में एमीटर जरूर देखा होगा। चलिए एमीटर के बारे में जान लेते हैं। एमीटर क्या दिया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। इससे क्या नापी जाती है, इससे भैया धारा नापी जाती है। धारा किसको डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, तो धारा नापी जाती है किससे, एमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। चलिए वोल्ट मीटर के बारे में जान लेते हैं। चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इससे हम बी नापते हैं, यानी कि विभवांतर नापते हैं, वो हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध आप जानते होंगे प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध आपने बहुत देखे होंगे, जैसे कोई तार है कि कोई प्रतिरोध लग रहा है, आपका समांतर श्रेणी में हो सकता है या फिर आपका कोई
श्रेणी क्रम में हो सकता है या फिर आपका समांतर श्रेणी में हो सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर B और उससे प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। इस अनुपात को B/I को चालक तथा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला B/I, यानी कि यही दिया है कि वोल्टेज और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यही हमारा इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे फार्मूला भी यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। R बराबर विभवांतर वोल्ट बटे, ये बटे में हो जाएगा क्योंकि चिन्ह मैंने बटे का लगाया ना, तो बटे के नीचे यहाँ पर आप कर सकते हैं बटे धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में, और वोल्ट B यानी कि वोल्ट में नापते हैं विभवांतर को, तो हमने इसकी यानी कि मात्रक भी लिख दिया है। चलिए देख लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये आपका विकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एम्पियर, ओम, ऐसे करके 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें आपको ओम टिक मारना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। चलिए इसके बारे में आपको समझा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घर में एक बिजली का एक मेन जगह एक बोर्ड लगाया जाता है, उसमें एक हत्था सा लगा दिया जाता है, तो उसी के अंदर एक पतला तार लगाया जाता है। बहुत जल्दी पिघल जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा भी करंट कम ज़्यादा हो जाता है तो पिघल जाता है, फ्यूज कट जाता है, जिससे आपकी घर में बहुत सारे उपकरण जो हैं खराब होने से बच जाते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा इन्वर्टर में भी फ्यूज का यूज किया जाता है, यानी कि इन्वर्टर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फ्यूज ही पहले चला जाता है, जिससे आपका इन्वर्टर भी खराब नहीं होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा है, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, कारण बताइए। चुंबक की अगर बात करें तो भैया क्या है, इसमें चुंबक में सदैव उत्तर व दक्षिण पाए जाते हैं। यानी कि एक चुंबक होती है उसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण, यानी कि जिसे हम क्या नॉर्थ साउथ बोलते हैं। अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे ना तो हमेशा वो उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। यानी कि चुंबक में अगर तुम चाहो कि एक ही ध्रुव हो, एक ध्रुव नहीं रहेगा, यानी कि नॉर्थ हो सिर्फ साउथ ना हो। चुंबक के अंदर दोनों ध्रुव पाए जाते हैं, चाहे चुंबक को चाहे पूरा तोड़ दीजिए फिर भी उसमें आपको दोनों ध्रुव मिलेंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसको सभी जगह शेयर अवश्य करें। किसी चुंबक में दो उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते, यानी कि एक चुंबक अगर है तो उसमें एक ही उत्तरी होगा और एक ही क्या होगा, एक ही आपका उत्तरी यानी कि नॉर्थ होगा और एक ही आपका साउथ होगा। यानी कि 2 नहीं हो सकते, लेकिन आपका एक ही एक ध्रुव उसमें पाया जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी